आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का। 16 महीने, पूरे 16 महीने बाद दुनिया के दो सबसे ताकतवर नेताओं की आज फिर मुलाकात होने जा रही है G7 के मंच पर। लेकिन सवाल यह है कि इन 16 महीनों में दुनिया कितनी बदली, भारत और अमेरिका के रिश्तों में कितना बदलाव आया और मोदी ट्रंप रिश्तों में क्या क्या उतार चढ़ाव आए। इन तमाम मुद्दों पर हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आपको यह बता देती हूं कि बीते 24 घंटे में क्या कुछ हुआ है। मोदी के 3 ग्लोबल संदेश, जरा इन संदेशों को देखिए भी और समझिए भी कि ये संदेश कैसे ग्लोबल भी थे और डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी थे। उन्होंने कहा साझेदारी का मतलब सम्मान है, निर्भरता नहीं। उन्होंने कहा दुनिया आज भरोसे की कमी से जूझ रही है और साथ ही यह भी कि नाविकों की सुरक्षा पर उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि ये वो लोग हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों को जोड़ते हैं, तो इनके ऊपर सुरक्षा बहुत जरूरी है। ये वो बातें थी जो 24 घंटे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह संदेश के रूप में सामने रखी। लेकिन बीते 16 महीने में जो बातें बीती हैं वो कम अहम नहीं है। इस दौरान भारत ने पिछले 16 महीने में, और 16 महीने का जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात पिछली बार वॉशिंगटन डीसी में हुई थी और 16 महीने पहले हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर जैसे एक्शन के जरिए यह साफ कर दिया था भारत ने कि अब सुरक्षा और आतंक के मामले में भारत सिर्फ कूटनीति नहीं, एक्शन की भाषा से भी समझता है। लेकिन इसी दौरान दोस्ती में एक बड़े टकराव की और भी बढ़ी, जिसके पहली सबसे बड़ी वजह थी टैरिफ वॉर। अमेरिका ने दबाव बनाया, टैरिफ लगाया और फिर बढ़ाया, यह भी हुआ। लेकिन इसके जवाब में भारत ने क्या किया? वो झुका नहीं, पीछे हटा नहीं, अपने हितों से समझौता भी नहीं किया। आखिरकार स्थिति ऐसी बनी कि ट्रंप को अपने कदम पीछे खींचने पड़े, टैरिफ रुख पर नरमी दिखानी पड़ी। फिर वो तारीख आई जब दुनिया में एक नए ग्लोबल ऑर्डर की चर्चा तेज होने लगी, जिसका नाम था RIC। बीते साल 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO का शिखर सम्मेलन हुआ। एक साथ एक मंच पर नजर आए भारत, चीन और रूस के राष्ट्राध्यक्ष। अब यहां भी भारत SCO जैसे मंचों पर भी सक्रिय रहा, जहां अमेरिका नहीं था बल्कि रूस और चीन जैसे देश मौजूद थे। भारत ने वहां भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और दिखाया कि हम किसी एक खेमे के खिलाड़ी नहीं, बल्कि भारत अपने खेल का मालिक खुद है। इसके बाद इसी साल 28 फरवरी को अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की शुरुआत होती है। अमेरिका सख्त रुख में था, लेकिन भारत ने फिर वही किया। क्या? संयम बरता, संतुलन साधा और कूटनीति से रास्ता निकाला, क्योंकि भारत के लिए रिश्ते भी जरूरी और राष्ट्र का हित भी। अमेरिका और ईरान के युद्ध की सबसे बड़ी वजह क्या थी? तेल का खेल। अब युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में तेल की कभी कीमतें आसमान तक पहुंच रही थी, सप्लाई चेन पूरी तरह से बाधित नजर आ रही थी और जियोपॉलिटिकल संकट खड़ा हो रहा था। वहीं भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। फिर भी हालात भारत में बाकी दुनिया के मुकाबले बेहतर थे। इन सभी उतार चढ़ाव के बीच भारत का रुख साफ रहा। भारत ने कभी भी अपना संयम नहीं खोया और यही वजह है कि आज बातचीत की टेबल पर भारत कमजोर नहीं है, बल्कि पूरी बराबरी के साथ बैठा हुआ है। 16 महीने तक तनाव, टकराव, संतुलन और रणनीति के बाद थोड़ी देर में जब मोदी और ट्रंप आमने सामने होंगे तो ये सिर्फ मुलाकात नहीं होगी, ये उन 16 महीनों का हिसाब होगा। देखना ये कि अब फिर से लौटेगी वही गर्मजोशी या रिश्ते अब नए समीकरण लिखेंगे। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है, लेकिन उससे पहले इन रिश्तों की कुछ तस्वीरें याद दिला देते हैं। आपको बताऊं कि हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ ट्रंप समर्थक अमेरिका से सीधे विभूति झा जी जुड़ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं। हमारे साथ नजर अब्बास रिजवी साहब जुड़ रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, सीधे ईरान से जुड़ रहे हैं। दीपक बोरा साहब, एम्बेसडर दीपक बोरा, पूर्व राजनयिक हैं, आप अपने स्क्रीन पर उन्हें देख रहे हैं। मेजर जनरल के सिन्हा को आप देख रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी जी स्टूडियो में मेरे साथ हैं और डॉक्टर निशांत आनंद प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कई सारे सवाल हैं
और उन सवालों का लगता है जवाब आज मिलेगा जब तस्वीरें सामने आएंगी। डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी के बीच में द्विपक्षीय वार्ता होगी। मैं तो पहले एम्बेसडर वोरा आपसे पूछूंगी, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं? तस्वीर जब दोनों, आपने कल की तस्वीरें भी देखी होंगी, पहले एक बार सीढ़ी पे चढ़ने के लिए सहारा लिया मोदी जी का, दूसरी तस्वीर आई हाथ मिलाया, मोदी हग नहीं था कल। आज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप सर? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है आपकी, मैं बातें सुन रहा था बड़े ध्यान से, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बाकी जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनसे भी बहुत कुछ सीखूंगा। पहली चीज तो ये थी, आपने वो फैमिली फोटोग्राफ देखी थी जो सब लीडर्स खड़े थे वहां पे। हम लोग अभी G7 के मेंबर्स नहीं है, भले ही ट्रंप साहब ने अपने फर्स्ट टर्म में कहा था कि भारत को शामिल करो, साउथ कोरिया को लाओ, रशिया को लाओ और 2-3 देशों के, ब्राजील को लाओ। हम लोग मेंबर नहीं है, लेकिन देखिए हमारे होस्ट बीच में है, उनकी सीधे हाथ पे डोनाल्ड ट्रंप और लेफ्ट साइड पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बेटा ये मैंने अपनी जिंदगी में कई बार किया, कई G7 समिट्स, दूसरे समिट्स में हम बातचीत करते हैं वहाँ के प्रोटोकॉल ऑफिसर से, होस्ट कंट्री के, भाई मेरे बंदे को यहाँ खड़ा कर दो, वहाँ खड़ा, अल्टीमेटली डिसीजन उनका होता है। लेकिन ये जो डिसीजन लिया गया राइट इन फ्रंट, बाकी जो दूसरे इन्वाइटेड थे साउथ कोरिया, कीनिया वगैरह, वो पीछे खड़े हुए थे। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हुई है जो हमने वहां पर की है। दूसरा जो आप बात कर रहे हैं कि क्या होगा, आज मैं आपको सीधी बात बता देता हूँ। ट्रंप साहब निकल गए हैं ईरान से, शायद इजराइल को उन्होंने अकेला छोड़ दिया। इजराइल ने कहा मैं तो ठोकता जाऊंगा लेबनान को, इट डजंट मैटर। तो पहली चीज ये होगी, मेरा ख्याल प्राइम मिनिस्टर कहेंगे कि मिस्टर प्रेसिडेंट बड़ा अच्छा है कि अब शांति वहां पर हो रही है, वेल डन। दूसरा, ट्रेड, टैरिफ्स, टेक्नोलॉजी। अभी जो हमारे 3 सेलर्स को मार दिया था, हमारे विदेश मंत्री ने भी उनके विदेश मंत्री से बात की थी और उनका घमंड देखिए कि आपके लोगों को डिफाइन नहीं करना चाहिए था अमेरिकन नेवी को। भाई मुबारक हो, अगर आप इतने अपने आप को खुदा समझते हो, और आपने मारा है बिकॉज दे वर कलर्ड पीपल, सफेद नहीं थे। आपने चीन के जहाज पे हमला नहीं किया, रूस के जहाज पे हमला नहीं किया। ये इनके फ्लैग्स अलग अलग थे, दूसरे देशों के थे, बट नेवरदलेस आपको मालूम था कि इसमें भारतीय मूल के लोग हैं, द सेलर्स। सो दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल, हमने बता दिया है। और अब मेरा ख्याल पीएम साहब भी उसका जिक्र करेंगे कि कमर्शियल शिपिंग पर हमले नहीं होने चाहिए, कोई भी कारण हो, डोंट डू इट अनलेस। उन्होंने कल ये बात रखी, एम्बेसडर वोरा, मुझे लगता है उन्होंने एक स्पष्ट संदेश कल रखा जब उन्होंने बात कही फोरम में। उन्होंने बात कही कि भाई ये तो वो लोग हैं जो दुनिया के देशों को जोड़ते हैं और इन पर इस तरह से हमले होंगे, ये बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। और सिर्फ हम नहीं है, बाकी देशों में जी। आपको लगता है ये 1-to-1 कॉन्वर्सेशन में होगी बात? 100% होगी, वो बात ये करेंगे, स्पष्ट कर देंगे। यू नो G7 की जो फॉर्मल मीटिंग होती है, जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं, कल सुबह तक आप भूल जाएंगे। आज तो हम बहुत टिप्पणी करेंगे, ये हो गया वो हो गया, कल सब भूल जाए। पिछले साल का G7 का कुछ याद है आपको क्या हुआ था? लेकिन ये बायलैटरल मीटिंग्स जो होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हम लोग जाते हैं, वहाँ के सारे लीडर्स से मिलेंगे, प्राइम मिनिस्टर की 12-13 बायलैटरल मीटिंग्स हैं, उसमें क्या क्या होता है उन पे एक्शन लिया जाए। वो उसका डॉक्यूमेंट बन गया तो बन गया, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता। G7 अब जो आप जानती हैं कि ट्रंप तो कहता था ये ऑब्सोलीट है, फिर G20 है, फिर G193 है जो यूनाइटेड नेशंस है। तो जितने मर्जी जीज बनाते जाओ, चाइना तो कहता है G2 होना चाहिए, मैं और अमेरिका और कोई नहीं होना चाहिए। सो माय फीलिंग इज ये बायलैटरल मीटिंग जो ट्रंप साहब के साथ हो रही है, काफी हद तक इसमें रीसेट होगा। एक चीज हम स्पष्ट कर देंगे, हम आपकी दोस्ती चाहते हैं, आपके गुलाम कभी नहीं बनेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है एम्बेसडर वोरा जो बात आपने कही, क्योंकि सहारे की जरूरत डोनाल्ड ट्रंप को कल नरेंद्र मोदी की पड़ी जब उन्होंने सीढ़ी चढ़ी। तो सहारा तो लेना पड़ेगा और भारत के सहारे के बिना अमेरिका के आगे चल पाएगा, सवाल ये है। और ये बड़ा मैं गंभीरता से कहती हूँ और मैं लॉट ऑफ प्राइड कहूंगी कि भारत अब अमेरिका के लिए भी मजबूरी है। एक समय जरूर होता था जब अमेरिका सारे देशों के लिए मजबूरी था, लेकिन विभूति झा जी, पहले मैं आपसे पूछूं, आपको लगता है ये जो बात मैंने कही है, सहारा कर लिया लेकिन ये सहारा जरूरी है? बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये आपके शो में निमंत्रण का। आपने कहा सहारे की बात कही, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि दुनिया में मेरा ये उसूल है जी, मैं इस बात को हमेशा कहता हूं लोगों से, कभी भी किसी की बदनाम को बेइज्जत मत करो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं चलेगा कि किसकी जरूरत कब कहां आ जाए। सही बात। तो मैं बॉडी पॉलिटिक पे विश्वास करता हूं। हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, हम उन सभी अंगों का एक ही साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब जरूरत पड़ती है तब उसका इस्तेमाल होता है। शरीर में, भगवान के दिए हुए इस शरीर में कोई भी चीज अभिन्न और अनगत नहीं है,
सबकी अपनी अपनी महत्ता है। ये जो आपने बात कही है बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रंप इस बात को जानते हैं कि भारत को हम इग्नोर नहीं कर सकते। यहां तक कि जो प्रधानमंत्री का जो स्पीच आया था, अभी जो स्टेटमेंट आया था, मैंने उसकी बहुत तारीफ की। मैंने अपने ट्वीट में लिखा है कि दिस इज इंडिया ट्रस्ट विथ डेस्टिनी स्टेटमेंट बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी एवर सिंस देन। दिस इज अ डायनामिक स्टेटमेंट। उन्होंने क्या क्या, देखिए एक बात हमें समझना पड़ेगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो लीडरशिप है उसने दुनिया भर की लीडरशिप को जगाया है साहब। देखिए ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 33 देशों से जाकर के मुझे सम्मान करिए ये कुछ कहा होगा। एम्बेसडर जी जानते हैं इस बात को। ये अब उस देश की अपनी नीति होती है किसका हम आदर करें, किसका हम आदर न करें। प्रधानमंत्री को 33 देशों में माला पहना के उनका स्वागत किया गया है देश के सबसे बड़े सम्मान से। ये कोई छोटी बात नहीं है, इस बात को दुनिया भर जानती है। अब यहाँ पे देखें आप कि प्रधानमंत्री ने बड़ा सुंदर सा इंसर्शन किया G7 में अबाउट क्वालिटेटिव एलिमेंट्स ऑफ लाइफ एंड रिलेशनशिप्स, ट्रस्ट। मैं अमेरिका में रहता हूं, मैं अमेरिकन कंपनी के साथ काम कर चुका हूं। देयर वाज अ टाइम जब यहां पे अमेरिका का विश्वास नाम का शब्द बहुत बड़ा था। अगर मेरे बॉस ने कुछ कह दिया तो वो होना है। आज अमेरिका में वो ट्रस्ट जा चुका है। यही आप देख रहे हैं कि अमेरिका की कमजोरी नजर आती है। तो एक जो इंट्रोड्यूस किया है क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, ट्रस्ट, पार्टनरशिप इन इट्स करेक्ट फॉर्म, जो जिसका होना चाहिए, डिपेंडेंसी क्रिएशन, जो उन्होंने उदाहरण दिया कि G7 के ग्लोबल साउथ के लोग अब चाहते हैं कि हम प्रोडक्टिविटी में आए। ठीक है, वो एकदम बढ़िया वेस्टर्न एग्जांपल। विभूति जी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सबसे ज्यादा जल्दी बात कर लूँ, क्योंकि थोड़ी देर में वो तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी वहां से प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप की, तो मुझे थोड़ा मजबूरन उन तस्वीरों पर भी रहना पड़ेगा। लेकिन जो बात बोली गई है अभी कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए और खासकर जो प्रधानमंत्री ने कल कही है, शिवम एक बार मैं आपसे पूछूं, जो बात उन्होंने कही साझेदारी का मतलब सम्मान है, निर्भरता नहीं है। और ये जो नाविकों का मुद्दा है, सेलर्स का जो मुद्दा है, वो बार बार विपक्ष भारत में उठा रहा था। वो कह रहा था कि आप ये मुद्दा नहीं उठा पाए, आपने ट्रंप के सामने आप इस बात को बोल नहीं पाए। कल उन्होंने वैश्विक मंच पर ये बात बोली है, आज क्या वो पर्सनल बायलैटरल में ये बात रखेंगे? क्योंकि सबसे बड़ी जो उत्सुकता है आपने देखा अभी उससे पहले यही थी। बेशक सबसे पहले तो ये कि कल जो एक इंटरजेक्शन भारत को मिला था उसमें खास तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वो मुद्दा उठाया भी, और खास तौर पर जो प्राइम मिनिस्टर्स एड्रेसिंग द सेशन ऑफ फॉर्जिंग द न्यू पार्टनरशिप एंड रीबिल्डिंग इंटरनेशनल सॉलिडारिटी और एट G7 समिट में पीएम का जो स्टेटमेंट है उसमें लास्ट पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वेस्ट एशिया के शांतिपूर्ण प्रयासों में हुई प्रगति का स्वागत करते हैं। इस संघर्ष से वेस्ट एशिया में हमारे मित्र देशों को जान माल का नुकसान झेलना पड़ा। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में मैरीटाइम ट्रेड में आई बाधा के कारण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा। भारत के कई सिविलियंस को जान गंवानी पड़ी। ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड माध्यम से के सभी देशों को आपस में जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा हमारा दायित्व है। यह हमें सुनिश्चित करना होगा कि समुद्री मार्ग सुरक्षित रहे और सीफेरर्स को भय के बिना अपना कार्य करने का मौका मिले। खासतौर पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी भारत की तरफ से जो है हरीश पर्वतनेनी ने ये चीज़ रजिस्टर कराई और कहा वहां पर बोलकर के इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक डिटेल्ड स्टेटमेंट है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने भी इस पर विरोध दर्ज कराया और सभी जगह इशू उठाया गया। आज जाहिर है जब बायलैटरल ये विषय होगा तो उस पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार बोलेंगे। और एक चीज़ बहुत साफ है, ये सरकार, ये प्रधानमंत्री कहीं पर भी किसी विषय पर भी भारत के इंटरेस्ट को लेकर जब भी बात आएगी उसको जरूर बोलेगी और पीछे नहीं हटेगी। दूसरा एक और भी चीज है, जिस तरीके से भारत ग्लोबल साउथ की एक आवाज बना है, और खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो G20 हो, चाहे वो SCO हो, चाहे वो I2U2 हो, चाहे इसके अलावा अब G7 हो, वहां हम मेंबर नहीं है, लेकिन बावजूद उसके इस दुनिया में बहुत ही कम ऐसे देश हैं जो स्पेशली हर एक बॉडी का हिस्सा हैं। और जैसे ग्लोबल साउथ में एक भारत आवाज बनकर लगातार उभरा है, मैं मानता हूं कहीं ना कहीं हर किसी देश को भारत की और भारत को भी ग्लोबल पार्टनरशिप की जरूरत है और उसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। जहां तक ये विषय है, इसको लेकर मेरी सरकार ने बहुत क्लैरिटी के साथ अपना स्टैंड रखा है। अभी तस्वीरें आने वाली होंगी और कल मैं निशांत जी से पूछ लेती हूं ना, वो भरोसा कर रहे हैं कि नहीं? डॉक्टर निशांत, आप भरोसा कर रहे हैं? वो कह रहे हैं मेरी सरकार ने इसको अच्छी तरह से कल रखा है और सबको भरोसा है कि इसे रखा भी जाएगा। आपकी पार्टी ने सबसे ज्यादा इसको लेकर इसे मुद्दा बनाया भी और आपने उठाया भी। देखिए, ये फिर से साफ हो गया कि कॉम्प्रोमाइज पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी भारत माता के बेटों की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि
उन्होंने उन बेटों की जिन्होंने जान ली अमेरिका ने, ना उनसे कुछ कहने की हिम्मत हुई ना ताकत हुई। देखिए, अमेरिका ने हमला किया, 3 भारत नाविक मारे गए, लेकिन अमेरिका को प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्टेटमेंट में या अपने बयान में एक भी शब्द नहीं कहा। देखिए, सॉवरन रिपब्लिक में लोगों के मर जाने पे भारत के 3 नाविक मारे गए और सिर्फ समन और फॉर्मेलिटीज चल रही है। विश्व गुरु लाल आंख क्यों नहीं दिखा पा रहे? देखिए, G7 में दुनिया के सबसे पावरफुल नेशन और लीडर्स मौजूद थे। वहां प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जियो पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो या इंडियंस की जो लाइफ गई है उस पर कोई चर्चा नहीं करी। वहां पर क्या चर्चा कर रहे हैं कि मेरी रील पे मेलेनी के साथ कितने मिलियन व्यूज आए हैं। नहीं, ये तो बड़ी, फोटो ये तो खिंचवाने की बात करी जाती है, मौका तो वहां डॉक्टर पर बोलते निशांत, हैं ये we are बात always मुझे लग ready। नहीं रहा है इस कि तरह का ऑन ग्लोबल प्रधानमंत्री फोरम ये मोदी सही बात आप कह रहे हैं कि वो इस बात की चिंता कर रहे हैं कि मेरी रील पे कितने व्यूज आए। ये बड़ा चिचला हो जाता है, देखिए, ये बड़ा चिचला बयान लग रहा है। 2018 में अमेरिका ने पैसिफिक कमांड का नाम इंडो पैसिफिक कमांड किया था और भाजपा ने तब कहा था कि हमने फतेह कर ली। विश्व गुरु ने बहुत बड़ा तीर कर लिया। अब क्या हुआ? आज फिर यूएस पैसिफिक कमांड ने उस नाम को चेंज कर दिया है। ये विश्व गुरु का डंका बज रहा है पूरे देश में, G7 में। तो पहले भारत इतना महत्वपूर्ण था, स्ट्रैटेजिक थिएटर में इंडिया का नाम जुड़ा था, आज वही नाम मिट रहा है। लेकिन बीजेपी इसको भाई इंडो पैसिफिक से उन्होंने सिर्फ पैसिफिक कर दिया। वो कह रहे हैं कि ये खबर भी आई और ये जाहिर बात है इसकी चर्चा हो रही है। शिवम जरा जल्दी से रिप्लाई करिए, फिर मैं मेजर जनरल के पास जाऊं और नाजिर साहब के पास जाऊं। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि कृपया करके मेरा कांग्रेस वालों से निवेदन है कि सिर्फ रीलें देखना बंद करें। डिटेल्ड स्टेटमेंट से लेकर सारी चीजों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और आदरणीय प्रधान, प्लीज बीच में नहीं, ये प्लीज बीच में आप इनको रोकेंगे प्लीज। ये क्या हो गया? ये प्लीज इनको क्या हो गया भाई? रोकिए जरा प्लीज, बीच में नहीं चिल्लाना होता है, डिबेट करना सीखिए। दूसरा, जहां तक बात इस देश की सरकार की है, वहां पर मोबिलिटी, डेटा, कैपेसिटी, टेक्नोलॉजी और सारी चीजों पर, स्ट्रैटेजिक एसेट्स से लेकर मिनरल्स, टेक्नोलॉजी, मार्केट एक्सेट्रा, हर पर इस देश के प्रधानमंत्री का डिटेल्ड स्टेटमेंट है। और ये लाल आंखें दिखानी है, ऐसा करना है, वैसा करना है, भाई वहां पर जब आप स्ट्रेटेजिक सिचुएशंस में होते हैं, आपको किस तरीके से अपनी बात रखनी है वो सामने है। जब भारत को पहला इंटरवेंशन मिला तो सबसे पहले इसी बारे में बात रखी गई। आप कौन सी दुनिया में है भाई? गजब बात हो गई। अरे मैं पुरानी जमाने में नहीं जाना चाहता। आप अपने देश पे आप अपने देश पर हमला होने के बाद जवाब नहीं दे पाते थे भाई। आप अपने पड़ोसी को छोटे से देश, ये पता नहीं कि बीच में बोलने की ऐसी आदत है, अपने समय में कुछ मिल नहीं पाता। अरे आप अपने सबसे छोटे पड़ोसी को जवाब नहीं दे पाते थे भाई अपने देश के हमले के बाद। छोड़िए ना बेकार की बातें। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, जाहिर है जब आप इस स्तर पर आकर लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हो, आप जो है इंगेज कर रहे हो G7 पर, तो आपकी भाषा तय करती है कि किस तरीके से चीजें हैं। और इंडिया इज अ मैच्योर डेमोक्रेसी, हम जानते हैं किस तरीके से चीजों को रखना है और कैसे रखना है। जब इस देश के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी रखा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी रखा गया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जब मौका मिला तो उन्होंने भी पहले इंटरजेक्शन में यही रखा। आज जाहिर है जब बायलैटरल मीटिंग आएगी उस पर भी सामने निकल कर आएगा। ठीक है, चीजें लड़ने से कोई फायदा नहीं है भाई। ठीक है, मैं मेजर जनरल सिन्हा और नजर साहब के पास जा रही हूँ, जरा स्क्रीन पे लाइए उन्हें। मुझे नहीं लगता कि आज का जो एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, मेजर जनरल सिन्हा आप ये देख रहे हैं कि ईरान के साथ जिस तरह से एक युद्ध हुआ, नजर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, उसके बाद अमेरिका, ये बात स्वाभाविक है कि जब ये शुरू हुआ था तो सबने सोचा था कि भाई देखिए अमेरिका तो ईरान को आसानी से एक तरह से फतेह कर सकता है, खत्म कर सकता है। तो कितनी चर्चाएं हुई। आज क्या हुआ है? आज फिर मंथन और चर्चा की टेबल पर ही आना पड़ा और उसके बाद ही ये बात कहनी पड़ी कि भाई समझौता हो रहा है, तो समझौते की बात पर आना पड़ा है। तो इसका सीधा संदेश ये है कि आज के समय में आप बिग डैडी, सुपर पावर बनकर अपनी ताकत दिखाना, ऐसी दुनिया नहीं है। ये दुनिया बदल गई है अब। मेजर जनरल सुचाता, जय हिंद। एब्सोल्युटली। देखिए 21वीं सदी के जब हम दूसरे चरण में चल रहे हैं, 25 साल बीत गया उसके आगे वाले चरण में, तो पूरी दुनिया बदल गई है और काम करने का तरीका बदल गया है। अमेरिका का जो सबसे बड़ा उसका स्ट्रेंथ है, वो अमेरिका ना हर एक समय मंथन करता है और एक्ट करता है, और जहां भी उसको लगता है कि वो पीछे हट करके उसमें मिड कोर्स करेक्शंस करता है। देखिए क्या हुआ था इसमें, उनको ऐसा लगा, डोनाल्ड ट्रम्प साहब अब सेकंड टर्म में जब आए हैं, क्योंकि वो डीप स्टेट भी वहां काम करता है, तो उनको ऐसा लगा, क्योंकि रशिया यूक्रेन की ट्रांस अटलांटिक में हो रहा था, मेडिटेरियन में शिफ्ट हुआ था, जिसको आप वेस्ट एशिया कह रही हैं, तो उनको ये लगा कि शायद एक ऐसा मौका है कि अमेरिका जो अपने वर्चस्व को बनाने के लिए, क्योंकि सब जगह ग्लोबल ऑर्डर चेंज होने की संभावनाएं पूरी दिख रही हैं, तो एक तरीका है कि हम उस चीजों को करें, और उसमें टेमिंग ऑफ इंडिया का भी एक है, क्योंकि अमेरिका के अंदर में एक बातें चलती हैं
कि जिस तरह से चाइना के साथ उन्होंने किया था 70 के दशक के बाद, और चाइना उभर के आज उसी को आंख दिखाता है, कहीं इंडिया भी इस तरह, क्योंकि उनको एक बहुत बड़ा डर है और वो डर बहुत सही है उनका। भारत जिस तरह से इमर्ज आउट कर रहा है, तो ये डर के कारण उन्होंने इन चीजों को किया। अब आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और कोई कह रहे थे कि जो सेंट्रल कमांड है अमेरिका का, खास करके जो देखता है वो साउथ एशिया को देखता है, जिसमें इंडो पैसिफिक भी है, जिसमें का हिस्सा है, इसलिए उन्होंने चेंज किया पैसिफिक। देखिए इसमें पूरा क्या हुआ, सेंट्रल कमांड ने गेम खेली, इंक्लूडिंग जो हमारे 3 नाविक मारे गए हैं सेंट्रल कमांड के ऑर्डर्स के ऊपर में हुआ है। मेरे ख्याल से अमेरिका के हाथ से काफी चीजें निकल गई, 18 बेसेस, 44 एयरक्राफ्ट इसी दौरान। तो ईरान ने जो किया है एसिमेट्रिक वॉरफेयर से, जिस तरह से चीजें हुई हैं, और अमेरिका को ये समझ में आ गया है कि अबव द होराइजन स्ट्रैटेजी लेकर के जो निकला था अफगानिस्तान से, वो कर नहीं पाए। और देखिए मिलिट्री डोमेन के अंदर में जो ये स्ट्रैटेजी है, ये अनटिल अनलेस अमेरिका का ही बड़ा, देखिए ये रीसेटिंग जो होगा, ये रीसेटिंग अमेरिका कर रहा है। हम तो उसी संयम, उसी कूटनीति से और उसी चाणक्य नीति से चल रहे हैं। हमने तो कहीं भी पीछे, टैरिफ के ऊपर में आपको इतनी चीजें, रशिया से तेल नहीं खरीदे, हम खरीदते रहे। हम उनको इन चीजों को भी याद दिलाते रहे कि आप यूरोप पूरा खरीद रहा है, उससे आपकी परहेज नहीं है। आपने ही हमें कहा था पहले टर्म में बाइडेन के समय कि आप रशिया से ज्यादा तेल खरीदिए, जिससे तो भारत बिना चिल्लाए, शोर शराबा के, खास करके ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी एक प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक जो नेतृत्व रही है, एब्सोल्युटली स्थान विश्व तय कर, और पूरी दुनिया 4 दिन के अंदर में दंग है कि कैसे एग्जिट करके भारत निकल गया। सर देखिए, मैं यही बात करी। विभूति जी अमेरिका से जुड़े हुए हैं, नजर साहब आप ईरान से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, अब सब लोग इंतजार कर रहे हैं जिनीवा में कौन सा खाका बनेगा, उस पर अमेरिका का स्टेक क्या होगा, आप लोगों का क्या होगा। लेकिन ये जो बैठक है, क्या उम्मीद आप लोग कर रहे हैं कि ये जो G7 है, सबसे ताकतवर देश हैं, क्या आज नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप से, आप लोग इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि एक वैश्विक मंच पर भारत ने एक तटस्थता भी दिखाई है, और वो तटस्थता इसलिए दिखाई है क्योंकि हमारे रिश्ते ईरान के साथ भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारे लिए अमेरिका एक साझेदार रहा है, लेकिन ईरान के साथ भी रिश्ते मजबूत हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि डिप्लोमैटिक फ्रंट पर एक ग्लोबल वर्ल्ड यही होता है जब आप दूसरे देशों के साथ अपने रिश्ते बनाकर रखते हैं, उन्हें बिगाड़ कर नहीं रखते हैं। नजर साहब। ये देखिए, ये इस ईरान वॉर में जो ट्रंप को हार हासिल हुई है और अमेरिका को जो हार हुई है, और उससे जो अमेरिका और ट्रंप का जो एरोगेंस टूटा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है पूरी दुनिया के लिए। अमेरिकन हेजेमनी जो खत्म हुई है इस जंग के बाद, और जैसे कि आपने खुद कहा कि उनको शुरू में लगा था कि 3-4 दिन के अंदर ईरान के अंदर तख्ता पलट हो जाएगा, और फिर जैसे मैंने वेनेजुएला को अपने जेब में रखा है, वैसे ईरान को अपनी जेब में रखूंगा और पूरी दुनिया के ऊपर बादशाहत करूंगा। तो ये उनका सपना चकनाचूर हुआ। और ईरान जंग इसलिए पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर ऐसा हो जाता कि जैसा वेनेजुएला में हुआ था, उसी तरह से अगर ईरान में कुछ हो जाता, तो अपने आप को एक बहुत शक्तिशाली बादशाह की तरह, राजा की तरह वो ट्रीट करते और ये एहसास करते कि सारी दुनिया मेरी गुलाम है। लेकिन इसके बाद जब उनको हार हुई है और धीरे धीरे वो सरेंडर करके जो ऑफिशियली तौर से डील कर रहे हैं, अभी जो डील हो रही है और 27 फरवरी में जो डील हो रही थी, इस वक्त जो है अमेरिका और कमजोर है, ईरान मजबूत स्थिति में है। तो इसकी वजह से जो एरोगेंस टूटा है वो उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी दिखाई पड़ रहा है। इसी तरह से जब वो चाइना गए थे तो पूरे झुके हुए कंधों के साथ कमजोरी का एहसास डोनाल्ड ट्रंप दिखा रहे थे। तो ये जो बहुत महत्वपूर्ण एक चीज हुई है दुनिया के लिए कि अमेरिकन हेजेमनी, अमेरिकन एरोगेंस जो खत्म हुआ है, ये पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया में एक आर्थिक संकट जो है क्रिएट किया गया, पूरी दुनिया में ये जंग का जो माहौल बनाया गया, जिसकी वजह से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, हिंदुस्तान से लेके सारी दुनिया के अंदर जो आर्थिक संकट आया, उसका सोल जिम्मेदारी जो है, एकमात्र जो जिम्मेदार है वो अमेरिका है। एरोगेंस, अमेरिकन हेजेमनी का अंत हो गया है। विभूति जी, डू यू एग्री? आप सहमत हैं इससे? वो कह रहे हैं ये नहीं चलेगा। अमेरिकन हेजेमनी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, जो लोग कह रहे हैं कि अमेरिका की हार हुई ईरान में। अमेरिका आज तक दूसरे विश्व युद्ध के बाद कोई भी लड़ाई जीता नहीं है। जब हम लोगों ने इसका मुआयना किया कि अमेरिका वियतनाम गया, मार खा के आया, कोरिया गया, जहां भी गया अमेरिका, अफगानिस्तान में जो हुआ सो देखा आपने, तो अमेरिका का इंटेंशन वॉर जीतने का नहीं है। अमेरिका का इंटेंशन है कि हम जिसको जब मर्जी हम उसको ठोक सकें, टू यूज द कोलोकियल लैंग्वेज। तुम ज्यादा उछलोगे, कूदोगे, हम तुम्हारी धुलाई कर देंगे। ईरान में भी वही हुआ है। मुझे कहते हुए कोई
खुशी नहीं हो रही है। ईरान का अगर आप देखें तो शहरों के शहर मठिया मेट हो गए हैं। $300 बिलियन मांग रहे हैं ना रिकंस्ट्रक्शन के लिए। क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि देश का सत्यानाश हो चुका है, लोग मर रहे हैं। वहां से खबरें असली नहीं आती होंगी, लेकिन पर विभूति जी, सत्यानाश किसने किया है? नहीं, विभूति जी, सत्यानाश किसने किया? मेरा ये मानना है अगर अमेरिका नुकसान करके किसी देश में बर्बादी फैलाकर चल दे और उसे अकाउंटेबिलिटी भी ना फेस करनी पड़े, तो ये तो गलत है ना। अगर कोई देश कहेगा कि भाई आप भरपाई करिए, आपने नुकसान पहुंचाया, आपने तोड़फोड़ मचाई, आपने हमारे देश में बर्बादी कर दी, तो सही कह रहे हैं ना वो। सुचेंद्र जी, आप सही बात कर रही हैं। जी। किसने ये हक दिया? भाई बात सही है, लेकिन किसी हर समय में दुनिया में हर को एक पुलिसमैन चाहिए। आज तक जो अमेरिका लड़ता रहा, अगर अमेरिका पार्टिसिपेट नहीं करता ग्लोबल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो शायद वेस्ट की जीत नहीं होती। ये भी सोचना पड़ेगा। तो आपने बड़ा क्लियरली ये कह दिया कि पुलिसमैन तो अमेरिका ही है। पुलिसमैन अमेरिका है अभी तक। नहीं, मुझे नहीं लगता इस पर बहुत लोग सहमत होंगे। आपने बड़ा एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है कि पुलिसमैन अमेरिका है और अमेरिका ही नहीं, तो फिर तो डंडा आपने अमेरिका के हाथ में थमा दिया है विभूति जी। पुलिस वाले का डंडा भी होता है ना सर। Why are we trying to police the world? ट्रंप ने अपने पहले प्रेसिडेंसी में ये भी बात कही थी कि why are we in Middle East? वो लोग तो हमेशा सदियों से लड़े आ रहे हैं एक दूसरे के बीच में। ट्राइबल्स लड़ रहे, हम क्यों वहां जा रहे हैं? तो ये सब बातें हैं, बड़ा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए यहाँ पे वर्ल्ड कप फुटबॉल हो रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, लोग क्या देखा लोगों ने? अल्जीरिया और अर्जेंटीना के मैच के बारे में अल्जीरिया के मुस्लिम सपोर्टर्स कह रहे थे काफिर मेसी को मार डालो, अर्जेंटीना को मार डालो। कितनी घिनौनी बातें हो रही हैं। ये मुद्दा जो है, मैंने बहुत पहले ये कहा था कि ईरान एक्सपेरिमेंट इज द 21st सेंचुरी वर्जन ऑफ द बैटल बिटवीन जिहाद। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ आपके साथ। देखना और ये कहना भी पड़ेगा, व्हाट अ फैंटास्टिक हैट्रिक सर। तो वो तो अलग ही थी, तो उसको तो हम सबने एंजॉय किया। लायनल मेसी एट हिज बेस्ट, 20 साल खेलने के बाद भी ऐसा खेल रहे हैं वो। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कह रही हूँ कि आपने डंडा जब थमा दिया अमेरिका को, एम्बेसडर बोरा ये बताइए, डंडा थमा दिया आपने, अमेरिका को पुलिसमैन कह दिया, ये पुलिसमैन वाली इमेज टूटी है। अब मैं जब आज कहती हूँ कि नरेंद्र मोदी अपने मोदी हक के लिए जाने जाते हैं, ये सब ने इस पर चर्चा की कि नरेंद्र मोदी ट्रंप मिले, मोदी हक नहीं था, जबकि जब भी वो ट्रंप से मिले हैं हमेशा वो गर्मजोशी रही है। तो ये भी वो उतार चढ़ाव दिखाता है। भारत अपनी मंशा दिखाना चाह रहा है भाई कि पिछले कुछ महीनों में जो हुआ है उससे रिश्तों में उतार चढ़ाव रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, हम साझेदारी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो गर्मजोशी सर, जब दिल मिलेंगे तभी तो गले मिलेंगे। मैं आपको ये बता देता हूँ बेटा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब मैं फ्रांस में पोस्टेड था, माय फर्स्ट पोस्टिंग, तो मैं देखता था किस तरह से वो ऐश कर रहे थे, हमेशा पार्टी होती थी। मैंने कहा सिक्योरिटी के बारे में कुछ सोचा है? बोले कि अगर सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी तो अमेरिका को फोन करेंगे, वो आके बचा लेगा हमको। सो अमेरिका को विली नीली उन्होंने बना दिया था, द ग्लोबो कॉप जो हम कहते थे, और उसने वो अपना रोल प्ले किया। वो रोल प्ले करते करते उसने ये भी कहा कि अगर मैं आपकी रक्षा करूंगा तो आपको फिर मेरे सिद्धांत स्वीकार करने पड़ेंगे। ये एटीट्यूड है, सही है गलत है, दैट्स अ मैटर ऑफ कंजेक्चर। लेकिन अब जो है, ये हमने जो मीटिंग की है और जो ईरान में हुआ है, जो अमेरिका में हो रहा है, जो इजराइल में हुआ है, ये साबित हो चुका है कि अब ग्लोबल कॉप बनना इतना आसान नहीं है। दुनिया में और बड़ी बड़ी शक्तियां हैं। एक तो ब्रिक्स ग्रुपिंग जो है, उसकी जो इकोनॉमी है, टोटल इकोनॉमी, वो लगभग G7 के बराबर की है। तो बहुत सी ऐसी मूवमेंट्स अब आ रही हैं, और एक मूवमेंट तो G193 भी है, उसको अदरवाइज विभूति सर उसको यूनाइटेड नेशंस कहते हैं। G193 बेकार की संस्था है कंप्लीटली। सो देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन द वर्ल्ड टुडे, बट यस, ये साबित हो गया है कि अब G7 को, दुनिया को भारत की आवश्यकता है। मैम, 4 जो महाशक्तियां हैं दुनिया की, अमेरिका और भारत मौजूद थे, रूस नहीं है, उसको बुलाया नहीं गया था, चीन को बुलाया गया था, वो नहीं गया, बट 2 of the 4 सुपर पावर्स वो प्रेजेंट। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आई थिंक ट्रंप साहब इस बात को अब समझ गए हैं। भारत आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा, लेकिन भारत कभी भी झुकेगा नहीं। 140 करोड़ लोग आपके सामने झुकेंगे नहीं। फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। बहुत बड़ी बात कही है, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने भी यही बात कही जब उन्होंने कल ये कहा कि साझेदारी का मतलब सम्मान है, निर्भरता नहीं है। ये उनके शब्द थे कल।
तो आप सम्मान देंगे, आपको सम्मान मिलेगा। रिजवी साहब, एम्बेसडर वोरा ने बिल्कुल सही बात कही। उन्होंने कहा कि भाई शक्तियों को, रूस को बुलाया नहीं गया, चीन बुलाया गया, चीन आया नहीं, भारत वहां पर था। आप लोग फ्रॉम द आउटसाइड, मतलब मैं अगर ये पूछूं, ईरान में इसे किस तरह से देखा जाता है? क्योंकि भारत को एक शक्ति के रूप में ये भी बहुत से देश इस तरह से देखते हैं कि भारत एक ऐसी शक्ति है जो एक्सर्ट करेगा प्रेशर अमेरिका पर। देखिए, पहले तो जो विभूति जी ने कहा कि अमेरिका वियतनाम में भी हारा, अफगानिस्तान में भी हारा, लेकिन उन हारों ने जो है अमेरिका की हेजमनी नहीं खत्म की थी। आज जो ट्रम्प के लड़खड़ाते हुए पांव हैं, ये ईरान की जंग के बाद हमने देखे हैं। अफगानिस्तान के बाद तो वो सीना पीट रहे थे कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है। उसके अलावा जो खुद फुटबॉल की बात की, जितनी बुरी सियासत अमेरिका फुटबॉल के अंदर कर रहा है कि ईरान की टीम को वीजा नहीं दिया जाता, उनको मजबूर किया जाता है मैक्सिको के अंदर, खुद ये डबल स्टैंडर्ड को हाईलाइट करता है। यूक्रेन पे जब हमला हुआ तो 2022 और 2026 में रशिया को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया है फीफा के अंदर, लेकिन फीफा ने अमेरिका को जो है वो वेन्यू बनाया एक ऐसे मुल्क को कि जो इतनी ज्यादा बदमाशी कर रहा है कि एक पार्टिसिपेटिंग टीम को जो है वो रहने भी नहीं दे रहा है अपने मुल्क के अंदर और परेशान कर रहा है। तो खुद ये जो पॉलिटिसाइड किया जा रहा है खेल के मैदान को, ये अमेरिका के चरित्र को दर्शाता है। साथ ही साथ ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हिंदुस्तान एक बहुत ही कवि मुल्क है, भारत एक बहुत ही स्ट्रांग मुल्क है और हमें ऐसे ही रिस्पॉन्स देना चाहिए कि जब हमारे नाविकों पे अटैक हुआ है तो अमेरिका के पास ये सख्त संदेश जाना चाहिए कि भाई आप हमको ऐसे टेकन ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। और ये वाकई एक ऐसा मौका है कि भारत के साथ साथ पूरे दुनिया के मुल्क भी जो है अमेरिका को बता सकते हैं कि आपका ये कॉप वाला स्टेटस, पुलिस वाला स्टेटस अब खत्म हो गया है, आपकी चौधराहट अब खत्म हो गई है, आपको सिमटना पड़ेगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर में और दुनिया को अपने हिसाब से फैसले लेने। मैं एक और बात कहूंगी कि ये जो पिछले 16 महीने बाद मुलाकात हो रही शिवम, और इन 16 महीनों में हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा, उसमें विपक्ष ने कहा कि आपने तो अनाउंसमेंट नहीं किया, डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट कर दिया। और फिर उसके बाद आपने देखा कि जिस तरह से युद्ध के समय आया, उसके बाद सरेंडर शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए किया, अभी भी निशान जी वही कर रहे थे। तो ये आज मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप के बीच की जो मुलाकात है वो बहुत सी चीजों को एक स्पष्टता देगी कि भारत का रिएक्शन अमेरिका पर क्या रहा है इस मुलाकात में। शिवा, क्लैरिटी है। मुझे लगता है कि जो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं वो अपने आप समझ सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पहली विजिट्स और जितनी बार भी पहली मीटिंग्स हुई हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज और आज की बॉडी लैंग्वेज आप देख सकते हैं। कल के पिक्चर स्पीक्स वॉल्यूम, मुझे लगता है वहाँ पर क्लैरिटी शायद विपक्ष को नहीं आई। जहाँ तक बात इस बात को उठाने की है जो सी फेयरर्स पर हमला हुआ, वो भी आपने सुना। तीसरा ये भी है कि ऐसा नहीं है कि संबंध बेहतर नहीं है, क्वाड में हिस्सा है, चाहे वो डिफेंस को लेकर हो, चाहे टेक्नोलॉजी को लेकर हो, चाहे सी एंगेजमेंट्स को लेकर हो, उसको लेकर लगातार हम एंगेज करते हैं, चीज़ों को बेहतर करते हैं। और ख़ास तौर पर अभी बीच में कहा गया था कि किस तरीके से इंडो पैसिफिक को लेकर वो एक जो चीज़ कही गई थी कि वहाँ से इंडो हटा दिया गया, उन्होंने कहा कि लेगेसी रिस्टोरेशन को लेकर उन्होंने काम किया है, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि हम क्वाड में हैं, लगातार एंगेज करते रहेंगे। लेकिन भारत दबाव में अगर कोई सोचता है कि आएगा तो वो संभव नहीं है। 140 करोड़ का देश है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने कभी ये चीजें, भाई एग्जैक्टली फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स इज द राइट लाइन आई गेस। 6:15 बजे का समय था इस मुलाकात का, हम इंतजार कर रहे हैं कि वो तस्वीरें आएंगी, इसलिए मैं बस एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रही हूँ, बहुत छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रही हूँ।